हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज सुन लेना, यहां पर एक कहीं पर मैंने बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने के लिए विफल हो जाते हो तो ये मान लीजिए कि आपने अपने फेलियर का प्लान बना लिया है ना। तो अभी इस छोटे से सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। सबसे पहले कि जो लोग एकदम फ्रेशर है, नए तरीके से अपने आप को आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको क्या करना है। जो रिपीटर्स है उनको क्या करना है, ये भी इस छोटे से वीडियो में मैं बात करूंगा। तो यहां पर फ्रेशर और रिपीटर दोनों का आगे का रोड मैप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग मेरे बारे में जानते नहीं है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में मैं दे दूं। मेरा नाम है सचिन भगवान अडेकर और मैं पिछले 7 साल से बैंकिंग एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट जो है उनको गाइड कर रहा हूं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए। टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था तो बस टीचिंग में हूं। तो बस डे वन से मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि यार जो करिश्मा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से हो गया, मैंने कर दिखाया, जो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद था उसकी वजह से हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग भी कर पाओ। किस तरीके से मैंने चीजें प्लान आउट कर रखी थी, कौन कौन सी चीजें सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सारी चीजें फटाफट डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले एक बात एकदम ध्यान से सुन लेना और ये बात दिमाग में अपने जहन में उतार लेना। नो स्ट्रैटेजी वर्क्स until and unless you work। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप उस स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रैटेजियां सुनते बहुत सारे लोग हैं, बट यकीन मानो जितने लोग ये स्ट्रैटेजी सुनते सारे के सारे सिलेक्ट नहीं होते। एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं। शायद ही इतना ऑनेस्टली आपको कोई बताएगा कि मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी सुनकर सारे लोग सिलेक्ट नहीं होते। मैं बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग वो स्ट्रैटेजी सुनते हैं, बट ट्रस्ट में सिलेक्शन केवल उनका होता है जो उस स्ट्रैटेजी पे अमल करते हैं, जो वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लोग डे इन डे आउट काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को क्या करना है, जहन में उतार लेना है कि स्ट्रैटेजी अगर आपको सक्सेसफुल बनानी है तो मेक श्योर ये स्ट्रैटेजी पे आप हर दिन बिना भूले बिना चूके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज है सर, रीजनिंग का सिलेबस को जानना और उस सिलेबस में से एग्जामिनेशन में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आएगी ये देखना। मैं अगर क्लर्क प्रीलिम्स की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में हमें केवल 8 टॉपिक देखने को मिलने हैं। कितने टॉपिक देखने को मिलने हैं? 8 टॉपिक। रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स के लिए। रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स के लिए। इसके लिए मिलने हैं 35 क्वेश्चंस। इसके लिए मिलने हैं 35 क्वेश्चंस और इसके लिए हमारे पास टाइम होगा 20 मिनट का। ठीक, तो इन 35 मार्क्स में से आपके सामने मैंने वेटेज लिख दिया है। 15 से 20 मार्क के केवल पजल्स ही आते हैं। हाँ, अल्फाबेट ये चैप्टर पर 5 से 12 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इनका मिनिमम वेटेज भी पकड़ूं तो 15 और 5 20 मार्क केवल और केवल 2 चैप्टर से है। सर 35 में से 20 मार्क केवल 2 चैप्टर्स पे आ रहे हैं। पजल्स में यहां पर डिटेल में बात करेंगे। 9 टाइप की पजल्स आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 और 4 13 टाइप आपको एकदम घोल के पी जाने हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए जितना भी टाइम अवेलेबल है उतने टाइम में ये 13 टाइप, अल्फाबेट के 4 टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, पेयर काउंटिंग एंड ऑपरेशनल क्वेश्चन, ये अल्फाबेट के 4 टाइप्स। और पजल में अभी डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, वो पजल के 9 टाइप्स। तो ये 13 टाइप्स पर बहुत करारी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 50% से ज्यादा वेटेज केवल 2 चैप्टर से रख रहे हैं। अब इधर हमने कुछ कुछ ऐसे भी शिफ्ट्स देखे हैं जिनमें 7 8 10 क्वेश्चंस भी अल्फाबेट पर पूछे जा रहे हैं। तो उस केस में मतलब ये 20 22 क्वेश्चंस तो सिर्फ पजल और अल्फाबेट से हो जाएंगे।
तो ये दो चैप्टर्स किसी भी क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क देखोगे, दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईबीपीएस क्लर्क देखोगे, दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप एसबीआई क्लर्क देखोगे, ये दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। आरबीआई असिस्टेंट देखोगे, ये दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। तो क्लर्क में ये दो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 मार्क, इनइक्वालिटी 3 से 5, सिलोजिज्म 3 से 5, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 से 3, ब्लड रिलेशन 2 से 3, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 से 3, है ना। अब इसमें क्या होता है ना, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स पर थोड़े 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 क्वेश्चंस दे देता है, टोटल 35 क्वेश्चंस कर देता है। बट बहुत बार ये देखने को मिलता है, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बहुत बार इन तीनों में से कोई दो चैप्टर पर सवाल पूछे जाता है और इन तीनों में से कोई दो चैप्टर पर सवाल पूछे जाता है। अब आपके शिफ्ट में कौन सा और क्या सिनारियो होगा, इसके ऊपर दिमाग लगाने से ज्यादा अच्छा है 8 ही चैप्टर्स है, इन 8 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इसके लिए दी बेस्ट रिसोर्सेज है, क्या वो फ्री है, क्या वो पेड है, सारी चीजें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये रीजनिंग का सिलेबस क्लियर हो गया, आपको सिलेबस का वेटेज क्लियर हो गया, है ना। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 दिन का टॉपिक, ब्लड रिलेशन 2 दिन का टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 दिन का टॉपिक, सिलोजिज्म 4 दिन का टॉपिक, इनइक्वालिटी 1 दिन का टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग 1 दिन का टॉपिक, अल्फाबेट्स 3 से 4 दिन का टॉपिक, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वेटेज ज्यादा है, और पजल एक 15 से 20 दिन का टाइम टॉपिक। पजल को डेली बेसिस पे अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा खासा इसमें आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे। तो एक चीज समझ में आ गई आपको कि यहां पर कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, तो उस हिसाब से उस टॉपिक को हमें प्रायोरिटी देनी है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें पजल पर कमांड कर लेनी है। क्लर्क में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पजल नहीं आएंगे। क्लर्क लेवल में पजल अगर आपको मास्टर करने हैं ना तो 10 से 15 दिन बहुत हो गए, अगर ढंग से पढ़ोगे। ढंग से नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी निकल जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता। पर अगर ढंग से पढ़ रहे हो ना यार, तो फिर ये टाइम बहुत ज्यादा, मतलब एक 10 से 15 दिन का टाइम बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद यहां पर हम इंपॉर्टेंट पजल्स की बात करते हैं। तो ये पजल के इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। फ्लैट एंड फ्लोर का पजल है, डेजिग्नेशन वाला पजल है, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट है, मिसलेनियस या फिर जिसको आप टैबुलर पजल भी कहते हैं कुछ लोग, डबल रो है, लीनियर अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड अरेंजमेंट है ना, स्केड्यूलिंग के पजल है और सीक्वेंसिंग के पजल है। ओके, इसमें एक और टाइप रह गया वर्टिकल अरेंजमेंट, या जिसको हम फ्लोर और बॉक्स के पजल भी कहते हैं, है ना। तो ये टाइप के पजल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लर्क का पेपर सिंपल आएगा। क्लर्क का पेपर मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिंपल आएगा। यहां पे आपका जो चैलेंज होगा वो एक्यूरेसी और स्पीड ये होगा। एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बरकरार रखना ये आप लोगों का चैलेंज होगा, और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये सिलेबस आपका है। सिलेबस समझ में आ गया, तो अब इस सिलेबस के ऊपर आपको कौन कौन सी चीजें करनी है और कहां से करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये तय कर लेना है कि आप जब ये देखो, बिगिनर और रिपीटर दोनों के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। रिपीटर का स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बिगिनर के लिए भी बहुत, अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है ना तो इधर भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो सिलेबस कंप्लीशन में फ्री रिसोर्सेज में आपको बता रहा हूं, है ना। फ्री रिसोर्सेज में जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया, क्या करना है आपको। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, तो आपको YouTube पे डालना है ब्लड रिलेशन। ये देखो जो भी टॉपिक्स है, सिलोजिज्म हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। आपने करना क्या है, टॉपिक YouTube पे लिखना है और आगे लिखना है 1 शॉट बाय सचिन सर। सिलोजिज्म 1 शॉट बाय सचिन सर, 5.5-6 घंटे की वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसको, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन 1 शॉट बाय सचिन सर अगर आप देखोगे तो फिर वहां पर एकदम चकाचक 4.25 घंटे की वीडियो है, सारा एकदम बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे हर एक टॉपिक का मेरा 1 शॉट यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, उस टॉपिक का नाम डालना है 1 शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करो और वो वीडियो अच्छे से समझो। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जहां पर चीजें थोड़ी सी हैवी हो रही है वीडियो रिवाइंड करके सुनो। तो ये हो गया आपके पास फ्री रिसोर्स।
है ना। अगर आप कोई पेड रिसोर्स फॉलो करना चाहते हो, आपका ये कहना है नहीं सर हमें कोई एक अच्छी बैच बताओ रीजनिंग के लिए, दी बेस्ट बैच रीजनिंग की है अनंत रीजनिंग। अगर आपने मन बना लिया है कि आईबीपीएस क्लर्क के तैयारी के साथ साथ मैं सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस भी देना चाहता हूं, दी बेस्ट बैच है। क्योंकि अभी आप जो पढ़ोगे ना सर, वही आपको आगे आईबीपीएस पीओ में काम आएगा, वही एसबीआई पीओ में काम आएगा, वही एसबीआई क्लर्क में काम आएगा। सो दी बेस्ट बैच अनंत रीजनिंग है पेड रिसोर्सेज में। एक चीज और, फ्री रिसोर्सेज में प्रोजेक्ट S2 की प्लेलिस्ट बताना भूल गया। करना क्या है आपको, प्रोजेक्ट S2 मैंने सारे पजल्स डिस्कस कराए हैं, है ना। ये जो पजल्स दिख रहे हैं आपको यही टाइप करना है, फ्लैट एंड फ्लोर पजल बाय सचिन सर, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बाय सचिन सर। तो प्रोजेक्ट S2 में हमने इसको बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक डिस्कस कर लिया है सारे पजल्स। मिसलेनियस की है, डबल रो की है, लीनियर करे, ज्योमेट्रिकल फिगर बेस करे, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, फ्लोर बॉक्स बेस, तकरीबन 22 से 23 क्लासेस प्रोजेक्ट S2 में है। तो फ्री रिसोर्सेज में वन शॉट और प्रोजेक्ट S2 की प्लेलिस्ट, ये दो रिसोर्सेज आपके लिए हद से ज्यादा कारीगर है। इन दोनों को रेफर करने के बाद आपने बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपने आप को बस एग्जामिनेशन के लिए रेडी करना है। जिन लोगों को बैच ही चाहिए तो अनंत रीजनिंग बैच A to Z सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत कारीगर बैच है। बट मैं ये तभी सजेस्ट करूंगा आपको जब आपने मन बना लिया है कि सारे बैंकिंग एग्जाम देने हैं, आईबीपीएस पीओ भी दूंगा, एसबीआई भी दूंगा, एसबीआई क्लर्क भी दूंगा, है ना। अगर सिर्फ एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क की बात है तो वहां से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें है ना, मतलब पीओ के एग्जामिनेशन में या फिर पीओ के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए कुछ डिटेल में हमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, है ना। अब वो डिटेल में कॉन्सेप्ट जो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं और जिन लोगों का वाकई में इरादा है कि यार नहीं ऑफिसर हमारे नाम के आगे लिखा हुआ होना चाहिए, वो ये बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है, अनंत रीजनिंग बैच। और बैंक महापैक भी आपके पास चॉइस है, तो ये पेड रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। अब आते हैं रिपीटर्स पर। रिपीटर्स के लिए एकदम सिंपल फॉर्मूला है इंट्रोस्पेक्ट, एनालाइज एंड इंप्रूव। रिपीटर्स के लिए छोटू सा फॉर्मूला क्या है, रिपीटर्स के लिए छोटू सा फॉर्मूला है, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, उसकी एनालिसिस करो और उसमें आप में क्या क्या थोड़े से कमियां हैं, उन कमियों को ऑब्जर्व करो और फिर उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आता है एक फलाना टॉपिक है, उस टॉपिक में मुझे एवरेज से ज्यादा टाइम लगता है, उस टॉपिक में मुझे एवरेज से ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा आपको लगा, वो टॉपिक लेके बैठो, क्विजेस सॉल्व करो, है ना, क्विजेस सॉल्व करो उस टॉपिक के साथ। ओके, जितनी ज्यादा क्विजेस लगा सकते हो उतनी ज्यादा क्विजेस लगाओ। ओके, टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जब आपको उस टॉपिक के ऊपर टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लग जाएगी तो आपको वो टॉपिक में मॉक में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे जिन जिन टॉपिक्स में आपको टाइम लग रहा है उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। जो भी आप मॉक देते हो उस मॉक में आपको क्या है उधर ऊपर दिख जाता है, क्या दिख जाता है, ऊपर दिख जाता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लिया, जो टॉपर था उस टॉपर ने कितना टाइम लिया। तो यहां से आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस और कंपैरिजन टॉपर के साथ कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको कितनी क्विजेज लगानी है, कितने स्पीड टेस्ट उस टॉपिक में लगाने हैं, ये अगर आपने क्लियर कर लिया, हर एक टॉपिक को आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया, तो मॉक में 100% परफॉर्मेंस इंप्रूव होना है ना। तो रिपीटर्स लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत टाइम से बताते आ रहा हूं, एकदम 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। एक मॉक खुद से लगाना है, एक मॉक रोज मेरे साथ रोज शाम को 7 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे लगाना है, दैट्स इट, है ना। जो मॉक टेस्ट आप खुद से लगा रहे हो आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में गड़बड़ हो रही है, जो मॉक मेरे साथ 7 बजे लगा रहे हो वहां पे आप आइडेंटिफाई करो कि ये जो गलतियां इधर हो रही है उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारा इंट्रोस्पेक्ट, एनालाइज एंड इम्प्रूव, ये सारा खेल रिपीटर्स को फॉलो करना है। तो बस स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। एंड एक सही बात बता रहा हूँ, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं ना, है ना, आपने अगर उनके इंटरव्यूज या सक्सेस स्टोरी सुनी है ना, तो वो लोग भी आपको यही सारी चीजें बताते हुए देखने को मिलेंगे। सर हमने उनको भी यही चीजें बताई होती है, हम आपको भी यही चीजें बताते हैं, बस फर्क क्या है ना, जो सिलेक्शन ले लेता है वो इन सारी चीजों पे काम कर जाता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों में
मिस कर जाता है ना। तो बस यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को फॉलो करनी है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। और आईबीपीएस क्लर्क को लेकर या आईबीपीएस आरआरबी पीओ को लेकर, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क को लेकर आपका किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी कंसर्न हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज हमारा ये 7 बजे वाला मॉक टेस्ट का सेशन नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से, बट आई प्रॉमिस ये आपका आज का जो सेशन मिस हुआ है इसको मैं संडे को कवर करा दूंगा, है ना। तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आप बस आज रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन के हिसाब से थोड़ा सा जायजा ले लीजिएगा अभी इस स्टेज पर आकर आपने कितनी तैयारी करी है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, और उस हिसाब से फिर आगे आप अपनी जर्नी कहाँ किस डायरेक्शन में ले जानी है इसको तय करें, ठीक है। ठीक 7 बजे कल शाम को आप सभी के साथ मुलाकात होगी मॉक मास्टर्स के धमाकेदार सेशन में। आज फिलहाल इस सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।